चलिए आज बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के उस मशहूर उपन्यास की जिसका नाम है मैला आंचल। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आजाद भारत की शुरुआती धड़कनों का एक जीता जागता दस्तावेज है। एक ऐसी कहानी जो इतने साल बाद भी उतनी ही सच्ची लगती है। अब देखिए, इस कहानी की सबसे अनोखी बात क्या है। यहाँ का हीरो कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक इलाका है। जी हाँ, एक जमीन का टुकड़ा जिसकी अपनी एक रूह है, अपनी एक धड़कन है, जिसमें हजारों जिंदगियां एक साथ सांस लेती हैं। और मैला आंचल को ठीक से समझने के लिए पहले हमें इसकी शैली को समझना होगा। आंचलिक उपन्यास, इसका मतलब ये है कि यहाँ इलाका सिर्फ कहानी का बैकग्राउंड नहीं है, अरे वो तो खुद एक किरदार है। वहाँ की मिट्टी, हवा, नदियाँ, खेत, यही सब मिलकर बाकी किरदारों की किस्मत लिखते हैं। और इसीलिए मैला आंचल को इस तरह के लेखन का सबसे बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। तो ये कहानी हमें ले चलती है बिहार के पूर्णिया जिले के एक बहुत ही पिछड़े और दूर दराज गांव में, जिसका नाम है मेरीगंज। एक ऐसी जगह जिसका अपना एक दर्द भरा अतीत है और उस अतीत की परछाई आज भी गांव के हर इंसान पर, हर कोने पर पड़ती है। तो हुआ ये कि एक अंग्रेज अफसर था मार्टिन। उसने अपनी पत्नी मैरी के नाम पर इस जगह का नाम मेरीगंज रखा। पर किस्मत देखिए, मैरी यहाँ आई और एक हफ्ते में ही मलेरिया से उसकी मौत हो गई। मार्टिन ने उसकी याद में एक अस्पताल बनवाने की बहुत कोशिश की पर नाकाम रहा। और फिर 35 साल बाद, पूरे 35 साल बाद सरकार ने वहाँ एक मलेरिया सेंटर खोलने की मंजूरी दी। तो ये गांव एक अधूरे सपने और एक लंबी त्रासदी से जम्मा था। लेकिन मेरीगंज की कहानी सिर्फ उसकी जमीन की नहीं, बल्कि उस पर रहने वाले लोगों की है। ये इंसानी रिश्तों का एक ऐसा उलझा हुआ जाल है जहां अलग अलग गुट हैं, सबकी अपनी ताकत है और सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं। गांव मुख्य तौर पर 3 टोलों में, मतलब 3 जातियों में बटा हुआ है। कायस्थ टोला, जिसके मुखिया हैं विश्वनाथ प्रसाद, राजपूतों का सिपाहिया टोला जिसे रामकृपाल सिंह चलाते हैं, और यादवों का गुआर टोला जिसके नेता हैं खिलावन यादव। और इन तीनों के बीच जो दुश्मनी है वो पीढ़ियों पुरानी है, जो हर छोटी बड़ी बात में सामने आ जाती है। अब इस बटे हुए अस्थिर माहौल में कुछ और अहम किरदार आते हैं। एक हैं बलदेव, जो गांधी जी के सिपाही हैं और एकता की बात करते हैं। एक है मठ के बूढ़े महंत, एक है मठ की देखभाल करने वाली जवान लड़की लक्ष्मी, और एक है बाहरी आदमी डॉक्टर प्रशांत, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कहानी में असली भूचाल तब आता है जब बदलाव 2 बैलगाड़ियों पर बैठ के गांव में दाखिल होता है और अपने साथ लाता है गजब का हंगामा और गहरा शक। होता यह है कि जब सरकारी लोग मलेरिया सेंटर बनाने का सामान लेकर गांव पहुंचते हैं तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाती है। अफवाह फैल जाती है कि अरे मिलिट्री आ गई है, फौज आ गई है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने आए हैं। और इन्हीं सरकारी लोगों के साथ आता है डॉक्टर प्रशांत, एक बहुत ही होनहार नौजवान डॉक्टर जिसने विदेश में रिसर्च करने की एक बड़ी स्कॉलरशिप ठुकरा दी, सिर्फ इसलिए कि वो देश के इस पिछड़े गांव में आकर लोगों की सेवा कर सके। और बस डॉक्टर प्रशांत का गांव में आना ही उपन्यास के सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत करता है। ये टक्कर है सदियों से चले आ रहे अंधविश्वास और नए जमाने के विज्ञान के बीच। अब देखिए, गांव वाले क्या सोचते हैं कि डॉक्टर लोग जहर का इंजेक्शन लगाते हैं, कुएं में दवा डालकर बीमारियां फैलाते हैं, और अंग्रेजी दवा में तो गाय का खून मिला होता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर प्रशांत का मकसद है मलेरिया और काला आजार जैसी बीमारियों का इलाज खोजना और लोगों की जान बचाना। 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। तो सवाल ये था कि क्या ये गांव अपनी जात पात की लड़ाइयों को भुलाकर कभी किसी एक अच्छे काम के लिए साथ आ सकता है? और इसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है एक सामुदायिक भोज के दौरान, जब ये आपसी दुश्मनी एकता के इस छोटे से मौके को भी बर्बाद करने पर तुल जाती है। जब गांव के बड़े बड़े नेता अपनी जाति के अहंकार में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, तब मठ की वो जवान लड़की लक्ष्मी खड़ी होती है और वो ऐसी बात कहती है जो सबके दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। वो कहती है कि इंसान का जन्म बार बार नहीं मिलता, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। और कमाल हो जाता है, लक्ष्मी के शब्दों का ऐसा असर होता है कि नफरत का माहौल अचानक बदल जाता है। जो नेता एक दूसरे की जान के दुश्मन थे वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं,
और इस एक पल में न सिर्फ वो भोज बच जाता है, बल्कि एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की एक छोटी सी उम्मीद भी जग जाती है। तो अब इस कहानी के असल मतलब पर आते हैं। मैरीगंज में जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ एक गांव का संघर्ष नहीं था, वो तो उस वक्त के पूरे हिंदुस्तान का आईना था जो अभी अभी आजाद हुआ था। सोचिए, जातिवाद से लड़ाई, गरीबी से जंग, अंधविश्वास से टकराव और राजनीति की जो नई नई समझ लोगों में आ रही थी, ये सारी चुनौतियां सिर्फ मेरीगंज की नहीं थीं। ये तो उस नए नए आजाद हुए भारत की चुनौतियां थीं जो अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। और खुद लेखक फणेश्वर नाथ रेणु ने इसकी भूमिका में लिखा था कि इस कहानी में फूल भी हैं और कांटे भी, गुलाब भी है और कीचड़ भी। मतलब उन्होंने कोई सपनों की सुंदर दुनिया नहीं दिखाई, बल्कि असलियत को जस का तस पेश किया, उसकी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। और आखिर में ये उपन्यास हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाता है, क्या हर गांव के अंदर, हर समाज के अंदर एक मेरीगंज नहीं बसता? इस एक मैले आंचल की कहानी शायद कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी है, जो हमारे अपने समाज के संघर्षों और विरोधाभासों को दिखाती है।